हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज से हम लोग ईडूटेरिया 5000 प्लस बहुविकल्पित प्रश्नों का डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। प्रत्येक दिन हम लोग 2 सेट का डिस्कशन करेंगे। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें 100 सेट के रूप में दिया गया है। प्रत्येक सेट में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे और साथ ही विषयवार स्मरणीय तथ्य का संग्रह भी किया गया है और साथ ही एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला सेट किस प्रकार दिया हुआ है। पहला सवाल है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा यह मतलब भारत का जो अंग्रेज के साथ व्यापार होता था वह समुद्र मार्ग के थ्रू दिया गया था और यह 15 वर्ष के लिए सीमित रखा गया था। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही, क्या है दोस्तों, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं था? तो राष्ट्रवादियों का वर्ग था लेकिन इसमें गोविंद रानाडे शामिल नहीं थे, जबकि बीजी तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल ये तीनों शामिल थे और ये तीनों जो थे गरम दल के नेता थे। अगला सवाल है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था और उनके कौन से परिणाम के बाद यह घातक सिद्ध हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का प्रारंभ होना। और ये बता दें लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार और इसी अधिवेशन में कहा गया था बीजी तिलक के द्वारा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और इसी अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी का जो मुलाकात हुआ था राजकुमार शुक्ल से हुआ था। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या है दोस्तों? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था और इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो ये थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अगला सवाल है साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में, क्या है दोस्तों, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि साइमन कमीशन क्या था। तो साइमन कमीशन जो था इसका गठन लंदन में नवंबर 1927 में किया गया था और यह भारत 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। और ये साइमन कमीशन का गठन करने का यह उद्देश्य था कि 1919 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसमें 1919 का जो अधिनियम आया था उसमें सुधार करने के लिए साइमन कमीशन को गठित किया गया था। तो इसमें पूछ रहा है कि आपका सही कथन कौन है? तो सही कथन हो जाएगा इसने केंद्र में द्विसदन विधायक के उन्मूलन का सुझाव दिया था। क्या दिया था दोस्तों? केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। अगला सवाल है दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो ये लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। अगला सवाल है भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो भारत पर जो प्रथम हुनों का आक्रमण जो हुआ था वह
स्कंदगुप्त के समय में हुआ था और स्कंदगुप्त का जो संबंध है भीतरी स्तंभ लेख से इसका संबंध है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एहोल अभिलेख का जो संबंध है यह पुलकेशिन द्वितीय से है। अगला सवाल है सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और यह लगभग आपको हर एक पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो सत्यमेव जयते जो है यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जबकि कठोर उपनिषद पूछे तो कठोर उपनिषद में यम और नचिकेता के बीच संवाद को वर्णित किया गया है। और ईशो उपनिषद की बात करें तो ईशो उपनिषद से ही सदा सत्य बोलो वाक्य लिया गया है। पूछा जाएगा सदा सत्य बोलो किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशो उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल है महावस्तु। क्या है दोस्तों? महावस्तु महात्मा बुद्ध की जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से? तो इसका जो संबंध है वह महायान शाखा से है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर जो बनाया था उपासना भवन उसका नाम रखा गया था इबादत खाना। क्या हो जाएगा दोस्तों? इबादत खाना। अगला सवाल है सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? मतलब विख्यात थे। तानसेन और बैजू बावरा जो थे ये अकबर के समय विख्यात थे। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? अकबर। अगला सवाल है कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक देश है, क्या नाम है पोर्ट का? न्यू कैसल पोर्ट। याद रखना आपको न्यू कैसल पोर्ट यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह है जो दुनिया में सबसे बड़ा कोयला निर्यात करने वाला बंदरगाह है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो है यह विश्व का सबसे छोटा महादेश है और यह दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया का जो खोज किया गया था तस्मान और जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल पूछ रहा है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है, ये गलत है। इनकी संख्या 180 होती है, ये भी गलत है। 179 होती है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, ये भी गलत है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि उत्तर से शुरू कीजिए। कहाँ कर? उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे की ओर पहाड़ियों का क्रम सजाना है। तो सबसे उत्तर में हो जाएगा आपका अन्नामलाई की पहाड़ी, उसके बाद हो जाएगा जावेदी की पहाड़ी, उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ी और उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जो मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है यानी कि विख्यात है? तो कोसी नदी जो है मार्ग बदलने के लिए ही जानी जाती है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्वक हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही है। यह एक कण प्रकृति की होती है, तो प्रकाश जो होता है कण के रूप में गमन करता है और यह ऊर्जा का एक रूप होता है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही कथन है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र होता है उसके अंदर में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसके अंदर किण्वन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि एक वर्ग में क्या है दोस्तों? एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार में क्या होगा? तो परमाणु का आकार क्या होगा? इसमें बढ़ेगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊपर में आएंगे एक वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु संख्या बढ़ेगा, तो उसके आकार में क्या होगा? वृद्धि होगा। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके कारण होता है? प्रकाश का जो विसरण होता है हमारे वायुमंडल में वह किसके कारण होता है? तो ये धूल कण के कारण होता है। धूल कण के कारण ही वायुमंडल में प्रकाश क्या होता है? विसरण करता है।
अगला सवाल है किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। किसी भी यौगिक है, मान लीजिए O2 क्या है, एक यौगिक है, तो इसमें पूछ रहा है इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो ऑक्सीकरण की संख्या इसमें 0 हो जाएगा। किसी भी यौगिक में अगर उसका ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे O2 पूछ दिया जाएगा, N2 पूछ दिया जाएगा, इस सब का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। अगला सवाल है कि सर्प विषरोधी सुई, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक होता है, तो ये स्वर्ण यौगिक होता है। अगला सवाल है कि दाब का विमीय सूत्र क्या है, तो दाब का विमीय सूत्र हो जाएगा ये Ml-1T-2 हो जाएगा। कैसे निकालना है बता देते हैं। P बराबर क्या होता है, F/A, F/A, यहाँ से क्या हो जाएगा, F बराबर होता है MA और A बराबर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा, यानी कि तो यहाँ से देखते हैं आगे क्या होगा, तो M का क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा, द्रव्यमान है, उसके बाद एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर का लेंथ हो जाएगा और सेकेंड हमारा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग निकालेंगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि जैव सेल क्या है, तो जैव सेल एक प्रकार का कोयला होता है। क्या होता है दोस्तों, कोयला होता है। अगला सवाल है यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से, पूछा जा रहा है कि यादाश्त, हम इंसान का जो यादाश्त होता है वह मस्तिष्क के किस भाग से संबंध रखता है, तो ये सेरेब्रम से अपना संबंध रखता है। अगला सवाल है एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है, तो ये आर्कियोप्टेरिक्स होता है। ये जो था ये दांत वाला पक्षी था। क्या था दोस्तों, दांत वाला पक्षी था, लेकिन पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी इसमें विशेष गुण पाए जाते हैं। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन होता है। पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो ये वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे। अगला सवाल है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो प्राक्कलन समिति के सदस्य जो होते हैं उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य क्या होते हैं, लोकसभा से चुने जाते हैं। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, तो भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाएगा किसके अनुमोदन से, तो भारत की संसद से। और संचित निधि का चर्चा किया गया आर्टिकल 266 में। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है भारतीय संविधान के विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भारत में जो विधि के समक्ष समता है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से और आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से। अगला सवाल है संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख है, तो संविधान संशोधन जो हो जाएगा आर्टिकल 20 में दिया गया है। और संविधान संशोधन प्रक्रिया हमारे देश भारत में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है भाषाओं का उल्लेख, भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में हो जाएगा। उसके बाद देते हैं दल बदल विरोधी अधिनियम, ये 10वीं अनुसूची से लिया गया है। उसके बाद है 73वां संविधान संशोधन, ये जो लिया गया है 11वीं अनुसूची से लिया गया है।
और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम जो है यह 9वीं अनुसूची से लिया गया है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था, इसमें प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसमें अध्यक्षता जो किया गया था वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी औषधि, पूछा जा रहा है कि कौन सी औषधि या क्रांति प्याज या झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो झींगा उत्पादन, औषधि क्रांति या क्रांति प्याज या गुलाबी क्रांति से संबंधित है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? क्या है दोस्तों? ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो ये IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। दोनों का स्थापना 1945 में हुआ था और दोनों का जो हेड क्वार्टर है वह वाशिंगटन DC में ही स्थित है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, जबकि स्थापना पूछा जाए तो स्थापना 1935 में किया गया था। अगला सवाल है हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो हिंदू राष्ट्र का जो विचार है, यह विचार जो है BD सावरकर का है। और BD सावरकर ऐसे इतिहासकार थे जिसने अंडमान निकोबार के जेल के दीवार पे ही भारत का इतिहास लिख दिया था। अगले सवाल पे आएंगे। भारत में आयकर क्या है? तो भारत में जो आयकर है वह है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। अगला सवाल है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो पूछा जा रहा है हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो ये मलखंभ से है। किससे हो जाएगा? मलखंभ जो है यह मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय खेल है और इसे 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है निपख आंदोलन। क्या है दोस्तों? निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसके प्रणेता जो थे दादू दयाल थे और नामदेव जो थे यह बरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे। नामदेव किसके संस्थापक थे? तो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला सवाल है कि द्रकमा सिक्का, कौन सा सिक्का? द्रकमा सिक्का किसमें चलाया था? तो ये ग्रीक के द्वारा चलाया गया था। अगले सवाल पे आएंगे। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे खादर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को भी खादर के नाम से ही जाना जाता है। अगला सवाल है कि वह समुद्री सीमा, क्या है दोस्तों? वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है। तो जहाँ पे तापमान तेज़ी से कम होगा वैसे क्षेत्र को थर्मोक्लाइन कहा जाता है। अगला सवाल है कि बेसल मापदंड, क्या है दोस्तों? बेसल मापदंड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध बैंकिंग क्षेत्र से है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति, क्या है दोस्तों? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये अर्नाल्ड टायम्बी के द्वारा किया गया था। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य जो आपके विषय वस्तु से संबंधित है और ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग BPSC के पेपर में पूछे जा चुके हैं। आइए देखते हैं स्मरणीय तथ्य क्या क्या है। पहला है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? भारत में मानव का जो सबसे पहले साक्ष्य मिला था वह नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से मिला था। अगला है सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण, प्राचीनतम स्थायी जीवन का जो प्रमाण मिला है वह मिला है मेहरगढ़ से। अगला है
एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिला है? एक कब्र था और 3 मानव कंकाल मिला था, यह दमदमा, और दमदमा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अगला है गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो गर्त आवास का जो साक्ष्य है यह बुर्ज होम कश्मीर से मिला था। अगला है मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य, या मानव के साथ कुत्ता रहेगा या मालिक के साथ कुत्ता रहेगा, फिर भी क्या हो जाएगा? बुर्ज होम हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो जुता हुआ खेत का जो साक्ष्य यह कालीबंगा से मिला है, और कालीबंगा यह राजस्थान में पड़ता है। अगला है अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो अग्निकुंड का साक्ष्य 2 स्थानों से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से और लोथल से। कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में और लोथल पड़ता है गुजरात में। अगला सवाल है युग्म समाधिया का प्रमाण, मतलब एक साथ 2 समाधि का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा और लोथल से मिला है। नकाशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नकाशीदार ईंटा है जो उसका प्रयोग मिला है कालीबंगा राजस्थान के क्षेत्र से देखने को मिला है। अगला है नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो ये हड़प्पा में प्रचलित थी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। शव को दफनाने की प्रथा हड़प्पा, अगर शव को जलाने की प्रथा पूछा जाएगा तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। शव को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो। अगले सवाल पे आएंगे, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ मिली थी? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मिट्टी द्वारा निर्मित हल, यानी कि मिट्टी का हल जो प्राप्त हुआ था ये बनाबली से प्राप्त हुआ था, और ये सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल है उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में बटा है। हड़प्पा काल का स्थल है लेकिन कितने भाग में बटा है? 3 भागों में। तो क्या हो जाएगा? धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का जो आविष्कार हुआ था ये पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार पूछेंगे तो पहिए का आविष्कार हो जाएगा नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो सबसे पहले मानव ने जौ यानी कि यव का प्रयोग किया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था तंबाकू। अगला सवाल है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो इसके 2 प्रमुख बंदरगाह थे लोथल और सुतकोटदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो ये पिगट के द्वारा कहा गया था।